नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आज के पीआईबी न्यूज़ एनालिसिस में। और शुरुआत करते हैं प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस से जो न्यूज़ आई है उसके साथ। तो अभी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने ऑटोबायोग्राफी रिलीज़ की है डॉक्टर बाला साहेब विखे पाटिल की। ओके, और एक परिवार रूरल एजुकेशन सोसाइटी जो है वो उनके नाम के ऊपर कर दी गई है। ओके, तो ये सोसाइटी कहाँ पर है, कब शुरू हुई, इसको भी डिस्कस करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि बाला साहेब विखे पाटिल कौन है। ओके, तो यहाँ पर बात की गई है जो ऑटोबायोग्राफी लॉन्च की गई है प्राइम मिनिस्टर जी के द्वारा, उसका नाम है देह वेछवा करनी। ओके, और इसका मतलब होता है कि अपनी लाइफ को जो है किसी अच्छे काम के लिए डेडिकेट कर देना। ओके, और डेडिकेट कर देना अपनी पूरी लाइफ को कि जो सोसाइटी जो है उसको बेनिफिट मिले, अच्छा पाथ मिले। ओके, और अलग अलग फील्ड्स में यहाँ पर उन्होंने यहाँ पर काम करने की बात की है। ओके, जैसे एग्रीकल्चर है, कोऑपरेटिव्स है, इन सभी सोसाइटीज़ में भी उन्होंने काम किया है। ओके, ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी रह चुके हैं, लोकसभा में ये निर्वाचित हुए हैं। ओके, तो इसके बाद हम बात करते हैं परिवार रूरल एजुकेशन सोसाइटी। तो ये जो सोसाइटी है इसी का नाम बदल कर डॉक्टर बाला साहेब के नाम के ऊपर रख दिया जाएगा। तो ये सोसाइटी जो थी ये शुरू हुई थी 1964 में। लोनी एक जगह है अहमदनगर डिस्ट्रिक्ट महाराष्ट्र में। ओके, तो जिसका काम था वर्ल्ड क्लास एजुकेशन प्रोवाइड करनी जो रूरल मासेस थे, मतलब जो गांव के जो लोग थे, गांव के जो बच्चे थे, और जो गर्ल चाइल्ड थी उसको एम्पावर करना, ये इसका मुख्य मकसद था इस एजुकेशन सोसाइटी का। अभी भी ये सोसाइटी जो है काम कर रही है। इसका मिशन यही है कि एजुकेशन, सोशल, इकोनॉमिकल, कल्चरल, फिजिकल और जो साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट है स्टूडेंट्स की, ये की जाए। ओके, तो आगे यहाँ पर बात कर रहे हैं कि जो डॉक्टर बाला साहेब विखे पाटिल हैं, ये बड़े सुपुत्र थे विट्ठल राव विखे पाटिल जी के। जो विट्ठल राव विखे पाटिल जी हैं ये वही इंसान हैं जिन्होंने एशिया की सबसे पहली कोऑपरेटिव शुगर फैक्ट्री लगाई थी लोनी महाराष्ट्र में। ओके, तो जो डॉक्टर बाला साहेब है उनको पद्म भूषण भी मिला है। ओके, तो उनके जो सोशल वर्क है उसके लिए, और यूनियन गवर्नमेंट में कैबिनेट मिनिस्टर भी रह चुके हैं हैवी इंडस्ट्रीज के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में। ओके, तो इसके अलावा मैं थोड़ी सी बात कर रहा हूँ, जैसे इनको पद्मश्री मिला है तो कैसे सिविलियन अवार्ड्स होते हैं, कौन कौन से सिविलियन अवार्ड्स होते हैं। तो सबसे पहले तो मैं जो हमारा हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है भारत रत्न, इसकी थोड़ी सी मैं बात कर दूं तो ये हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है हमारे देश का, जो कि 1954 में शुरू हुआ था। ओके, कोई भी पर्सन जो है किसी भी रेस से, चाहे कोई भी काम कर रहा है, किसी भी पोजीशन पर बैठा है, कोई भी जेंडर है, ओके, कोई भी रिलीजन है, कोई भी इंसान जो है वो एलिजिबल है इस अवार्ड के लिए। ओके, तो ये जो अवार्ड है, जो एक्सेप्शनल सर्विस या परफॉर्मेंस कोई देता है भारत के लिए, तो उसको इस अवार्ड से नवाजा जाता है। ओके, तो बहुत सारे स्पोर्ट्स पर्सन उनको भी दिया गया है, और जो पॉलिटिशियंस है उनको ज़्यादा अवार्ड ये मिला है। ओके, तो इस अवार्ड में होता क्या है, एक अवार्ड मिलता है, उसके साथ एक रिसिप्ट मिलती है। ओके, एक सर्टिफिकेट मिलता है जिसके ऊपर जो है प्रेसिडेंट के साइन होते हैं। ओके, और एक मेडल मिलता है। इसके अलावा जो पद्म अवार्ड्स होते हैं ये भी सिविलियन अवार्ड्स हैं। ये 3 तरह के होते हैं। सबसे जो इनमें से जो सबसे बड़ा होता है वो होता है पद्म विभूषण। ओके, जो कि दिया जाता है एक्सेप्शनल और डिस्टिंग्विश्ड सर्विसेज के लिए। ओके, ये सेकंड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है भारत का। जो पद्म भूषण है ये थर्ड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है। ये भी अच्छी सर्विस जो हायर ऑर्डर पर की जाती है उसके लिए प्रोवाइड किया जाता है। और लास्ट में आता है पद्मश्री। ये भी जो पद्मश्री है ये भी अच्छी सर्विस के लिए दिया जाता है। ओके, तो ये 4th हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है। जो पद्म अवार्ड्स थे ये शुरू हुए थे 1954 में। ओके, तो 1977 से 1980 तक और 1993 से 1997 तक ये अवार्ड नहीं दिए गए थे। ओके, कुछ रीजंस की वजह से। तो ये था ओवरऑल जो सिविलियन अवार्ड्स है उनके बारे में ब्रीफली जानकारी। चलिए नेक्स्ट डिस्कस करते हैं। सो आगे बात की गई है डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी की। ये भी जो न्यूज़ है प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से आई है। तो रिसेंटली इनकी जयंती हुई है, तो वहाँ पर भी नरेंद्र मोदी जी ने स्टेटमेंट दी थी। तो थोड़ा सा ब्रीफली इनके बारे में पढ़ते हैं। तो इनका जो जन्म हुआ था 23 मार्च 1910 को हुआ था। ओके, तो एक एक्टिविस्ट थे, इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट में इनका एक अहम रोल रहा है। ओके, सोशलिस्ट पॉलिटिकल लीडर इनको कहा जाता है। जो फर्स्ट फेज था ब्रिटिश रूल का इंडिया में, ओके, तो उस समय इन्होंने कांग्रेस रेडियो में काम किया है। ओके, और इसके बाद जो है जो कांग्रेस रेडियो है ये सीक्रेटली जो है ये ब्रॉडकास्ट किया जाता था अलग अलग प्लेसेस में, बॉम्बे में, और 1942 तक ये सर्विस जो थी ये चलती रही थी।
उसके बाद अगर बात करें तो जो लोहिया थे ये वन ऑफ द फाउंडर मेंबर हैं कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी। कल भी हमने जयप्रकाश नारायण जी के बारे में डिस्कशन की थी, तो उन्होंने कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी नींव रखी थी। तो जो पहले प्रेसिडेंट बने थे आचार्य नरेंद्र देव, कल हमने डिस्कस किया था, तो उसी पार्टी के ये भी एक फाउंडर मेंबर हैं डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी। ओके, तो इसके अलावा ये एडिटर भी रहे हैं, इनके जो माउथ पीस थे जैसे कांग्रेस सोशलिस्ट। ओके, सो 1936 में ये सिलेक्ट हुए थे एज ए सेक्रेटरी ऑफ द फॉरेन डिपार्टमेंट ऑफ ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी, जो कि हाईएस्ट बॉडी थी कांग्रेस पार्टी की। तो जवाहरलाल नेहरू जी द्वारा इनको सिलेक्ट किया गया था। ओके, सो टाइम के हिसाब से इन्होंने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी 1938 में क्विट कर दी। ओके, बाद में जो लोहिया थे इन्होंने अपना पॉलिटिकल स्टैंड पॉइंट डेवलप किया। ओके, क्रिटिकली एग्जामिनिंग किया जो पोजीशंस थी अलग अलग जो गांधीयन लीडरशिप ऑफ कांग्रेस थी उसमें। ओके, और जो कम्युनिस्ट लोग थे, कम्युनिस्ट विचारधारा के लोग थे, तो इनको इन्होंने कोशिश की जो कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी है उसमें विलय करवाया जाए। फिर जून 1940 की अगर बात करें तो इनको अरेस्ट किया गया, जेल हुई 2 साल की। ओके, सो इसका कारण ये था कि एंटी वॉर स्पीचेस इन्होंने दी थी उस समय। ओके, तो ऑलरेडी इनको 1941 के एंड में रिलीज किया गया, छोड़ा गया। ओके, उसके बाद ये लीडिंग फिगर बन गए सेंट्रल डायरेक्टरेट के। ओके, सो उसके बाद अगर बात करें क्विट इंडिया रिवोल्ट में भी इन्होंने काम किया। ओके, जो कि 1942 में गांधी जी के द्वारा चलाया गया था, उसमें भी ये 1944 में ये कैप्चर हो गए। ओके, और लाहौर के किले में इनको टॉर्चर भी किया गया। तो इसके साथ ही साथ ये लास्ट हाई सिक्योरिटी प्रिजनर्स रहे हैं। ओके, लोहिया टुगेदर विद जयप्रकाश नारायण, सो फाइनली रिलीज्ड ऑन 11 अप्रैल 1946। तो कल भी हमने एक हजारीबाग जेल का डिस्कस किया था जहां पर जयप्रकाश नारायण जी और डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ये इनको कैद करके रखा हुआ था। तो ये कुछ इंग्लिश का वर्क है डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी का, जैसे द कास्ट सिस्टम, फॉरेन पॉलिसी, फ्रेगमेंट्स ऑफ वर्ल्ड माइंड, फंडामेंटल्स ऑफ वर्ल्ड माइंड, गिल्टी मैन ऑफ इंडियाज पार्टीशन। तो ये इनके इंग्लिश के वर्क हैं जो इन्होंने काम किया है, जो लिखा है, जो पब्लिकेशन हुई है। तो ये आपको इम्पॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। ओके, कि कौन सी जो बुक है, जो कौन सा वर्क है, किसको बिलोंग करता है, तो ये इम्पॉर्टेंट है। तो ये जो न्यूज़ है ये है आयुष मंत्रालय से। सो आयुष मंत्रालय जो है, जब मोदी गवर्नमेंट आई थी तभी ये नया मंत्रालय इंट्रोड्यूस किया गया था मिनिस्ट्रीज में। तो आयुष मंत्रालय से एक जो न्यूज़ है वो है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ नेचुरोपैथी। ओके, इसके बारे में है। ओके, तो यहाँ पर इन्होंने महात्मा गांधी जी को याद किया है। तो हमारा जो यहाँ पर मेन मोटिव है ये समझना है कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ नेचुरोपैथी है कहाँ पर। ओके, इस कहाँ पर एस्टेब्लिश किया गया, कब एस्टेब्लिश हुआ है और इसका मेन मकसद क्या है। ओके, और नेचुरोपैथी क्या चीज़ है। तो स्टार्टिंग में बात करते हैं, शॉर्ट फॉर्म में इसको हम NIN से नाम से जानते हैं, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ नेचुरोपैथी। ओके, पुणे में स्थित है, मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के अंडर आता है। ओके, पहले जो है ये ऑल इंडिया नेचर क्योर फाउंडेशन ट्रस्ट इसके अंडर था। ओके, जो कि गांधी जी के द्वारा इसकी नींव रखी गई थी 1945 में। ओके, तो अभी 151st बर्थ एनिवर्सरी जो है गुजरी है गांधी जी की, तो उस समय इसको याद किया गया। ओके, सो इसके बाद अगर बात करें तो बहुत सारी जो सीरीज, मेगा सीरीज NIN के द्वारा चलाई गई है। यहाँ पर 48 वेबिनार्स की बात की गई है। ओके, जो कि गांधी जी की जयंती के ऊपर चलाए गए थे। ओके, सो लोगों को बताया गया था कि जो गांधी जी के थॉट्स थे हेल्थ के ऊपर, फूड के ऊपर, न्यूट्रिशन के ऊपर, उनके बारे में जानकारी लोगों को दी गई, जागरूक किया गया। ओके, तो फर्स्ट वीक जो मेगा सीरीज का यहाँ पर निकला है वहाँ पर लोगों को जो गांधीयन थॉट थे उन्हीं के बारे में जो रेलेवेंट स्टडी है, ओके, उसके बारे में जिक्र किया गया, जानकारी दी गई। तो आगे बात करते हैं जो NIN है। ओके, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ नेचुरोपैथी। सो इसको रजिस्टर किया गया है सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 के तहत। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, हमेशा UPSC ऐसे ही क्वेश्चन पूछता है, अलग अलग सोसाइटीज के बारे में पूछ लेता है कि कौन सी सोसाइटी, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन किस एक्ट के तहत जो है रजिस्टर्ड है। तो NIN जो है वो सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 के तहत रजिस्टर्ड है। ओके, तो इसको जो एग्जिस्टेंस में ये आया था 1986 में। ओके, तो इसके पास एक गवर्निंग बॉडी भी है इस इंस्टीट्यूट के पास, जिसको कि यूनियन मिनिस्टर ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर लीड करते हैं। ओके, तो यूनियन मिनिस्टर ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर इसी गवर्निंग बॉडी के प्रेसिडेंट है। ओके, तो ये जो भी लोकेटेड है एक हिस्टोरिकल बिल्डिंग है जिसका नाम है बापू भवन। ओके, सो बापू भवन जो है महात्मा गांधी जी के नाम के ऊपर ये भवन का नाम रखा गया है, जहां पर गांधी जी 156 दिन वहां पर गुजारे थे। ओके, तो एक एक बात इंपॉर्टेंट है जो यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ।
तो पहले इस स्थान का नाम था नेचर क्योर क्लिनिक एंड सैनाटोरियम। ओके, सो आगे बात करते हैं नेचुरोपैथी क्या चीज़ होती है। नेचुरोपैथी का मतलब होता है कि किसी भी बीमारी का इलाज करना लेकिन बिना मेडिसिन से। ओके, कोई भी दवाई वहाँ पर यूज़ नहीं की जाएगी। जो नेचुरल जो हीलिंग प्रोसेसेस हैं जो आयुर्वेदा में लिखे हैं, ओके, उसी को यूज़ किया जाएगा बीमारी को दूर करने के लिए। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पर जैसे मड थेरेपी की बात की गई है, सो मड से जो है पूरी बॉडी को जो कवर कर दिया जाता है। तो ये भी जो बॉडी के अंदर जैसे टेम्परेचर कईयों का ज़्यादा हो जाता है, ओके, तो इन्हीं सभी रोगों को, चमड़ी के रोगों को ठीक करने के लिए मड थेरेपी की जाती है। तो इसी तरह से अलग अलग थेरेपीज हैं। ओके, तो यहाँ पर हम जो है ड्रगलेस नॉन इन्वेसिव रैशनल एंड एविडेंस बेस्ड सिस्टम ऑफ मेडिसिन, इसको यूज़ करते हैं। मतलब ऐसा ही नहीं है कि किसी भी तरह की बीमारी है तो अपनी मर्जी से शुरू कर दिया। जो पुराना रेफरेंस कोई होगा, चाहे आयुर्वेदा में चाहे कोई भी नई रिसर्च में, उसके अकॉर्डिंग जो है ट्रीटमेंट किया जाता है बिना किसी मेडिसिन से। ओके, तो यहाँ पर बात की गई है नेचुरोपैथी किस किस तरीके से की जाती है। तो यहाँ पर जो सबसे पहले फास्टिंग, ओके, उसके बाद डाइट को कैसे कंट्रोल करना है, उसके लिए ट्रीटमेंट होता है। हाइड्रोथेरेपी है, क्रोमोथेरेपी है, मड थेरेपी है, मैनिपुलेटिव थेरेपी है, इलेक्ट्रोथेरेपी है, ओके, एक्यूपेंचर है, मैग्नेटोथेरेपी है, ओके, फिजियोथेरेपी है, एक्सरसाइज है, योगा थेरेपी है। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि नेचुरोपैथी में से इनमें से कौन कौन सी टाइप्स है या कौन कौन सी टाइप्स नहीं है। ओके, तो ये इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे डिस्कस करते हैं। अभी जो बात कर रहे हैं वो है इलेक्शन कमीशन की। ओके, तो अभी बिहार में इलेक्शन होने जा रहे हैं। ओके, तो यहाँ पर एक सुविधा इलेक्शन कमीशन प्रोवाइड कर रहा है जो सीनियर सिटीजन्स हैं जिनकी उम्र 80 साल से ज़्यादा है और जो PWD कैटेगरीज में जो लोग आते हैं। तो यहाँ पर बात की गई है कि 50,000 से ज़्यादा जो वोटर्स हैं, इलेक्टर्स हैं, ओके, तो उनको सुविधा दी जाएगी कि वो अपनी वोट डालें पोस्टल बैलेट्स की सुविधा के जरिए। ओके, तो अभी फेज 1 जो है जनरल इलेक्शन जो लेजिस्लेटिव असेंबली बिहार का उसमें आ रहा है, तो उसमें वहाँ पर पोस्टल बैलेट के जरिए ये वोटिंग करेंगे। ओके, तो वैसे ये जो सुविधा है पोस्टल बैलेट की, ये प्रोवाइड की जाती है जो लोग जो है अपनी स्टेट से या कंट्री से कहीं दूर पोस्टेड हैं। ओके, तो उनको सुविधा दी जाती है कि जब भी उनके स्टेट में इलेक्शन है तो वहाँ पर वो वोट कर सके पोस्टल बैलेट के जरिए। ओके, तो अभी इलेक्ट्रॉनिकली भी अभी ये सिस्टम आ चुका है कि आप इलेक्ट्रॉनिकली भी वोट कर सकते हैं दूर से। ओके, सो पोस्टल बैलेट अभी चर्चा में है तो उसके ऊपर हम बात करेंगे। पोस्टल बैलेट के ऊपर जैसे आर्मी में कोई लोग हैं, ठीक है, आर्मी मैन अगर बाहर है तो वहाँ से वो पोस्टल बैलेट के थ्रू जो है वोट कर देगा, उसकी वोट जो है वो काउंट हो जाएगी। तो यहाँ पर भी जैसे रिसेंटली मैं एग्जांपल लूँ, 2019 में जनरल इलेक्शन हुए लोकसभा के, तो सबसे पहले पोस्टल बैलेट खुलता है। ओके, सो पोस्टल बैलेट खुलता है, उसके साथ ही जो जनरल इलेक्शन की काउंटिंग है उसके बाद शुरू हो जाती है। तो यहाँ पर बात की गई है इलेक्टर्स कैसे पोस्ट बैलेट के जरिए वोटिंग करेंगे। तो जितने भी इलेक्टर्स हैं, ओके, उनको ये पोस्ट बैलेट एक प्री इन्फॉर्म्ड डेट बताई जाएगी रिटर्निंग ऑफिसर्स के द्वारा। ओके, उनको प्रॉपर सिक्योरिटी, वीडियोग्राफी जो अरेंजमेंट्स हैं वो उनको प्रोवाइड किए जाएंगे। एक सीक्रेसी जो है वो इंश्योर रखी जाएगी कि उन्होंने किनको वोट डाला है इस चीज़ के बारे में बाहर किसी को पता ना चले। सो उनकी सेफ्टी, ट्रांसपेरेंसी जो प्रोसेस उसका ध्यान रखा जाएगा। ओके, सो पहली बार है जो पोस्टल बैलेट फैसिलिटी है, ओके, इसको एक्सटेंड किया गया है बिहार इलेक्शंस में। ओके, सो बूथ लेवल पर भी जो ऑफिसर्स हैं, जैसे 71 असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं बिहार में। ओके, सो वहाँ पर जो है 4 लाख से ज़्यादा जो है इलेक्टर्स हैं। ओके, जो बाकी के इलेक्टर्स हैं उनको जो है जो सिंपल विजिट करके बूथ को वहीं पर जाके वोट डालेंगे। इसके अलावा जो 4 लाख इलेक्टर्स हैं उनको ये सुविधा जो है दी जाएगी। ओके, सो अभी डिस्कस करते हैं कि पोस्टल वोटिंग ये क्या होती है। सो पोस्टल वोटिंग में क्या होता है, जो बैलेट पेपर्स होते हैं, ओके, वो इलेक्टर्स को दिए जाते हैं, मतलब वोटर्स को प्रोवाइड किए जाते हैं। बाद में उनसे वो वापस ले लिए जाते हैं। सब जो वो उनको प्रोवाइड किए जाते हैं तो उनपे वो स्टैंप लगती है, बताते हैं किस पार्टी को उन्होंने वोट किया है। ओके, फिर उसके बाद में जो रिटर्निंग ऑफिसर उनसे वो वापस ले लेता है। तो इसको हम दूसरे तरीके से भी कर लेते हैं। सो इलेक्टर्स वोटिंग इन पर्सन एट पोलिंग स्टेशन और इलेक्ट्रॉनिकली वाया इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। ओके, तो इसके द्वारा भी जो है वोटिंग की जा सकती है। सो अभी जो इलेक्शन होंगे वहाँ पर जो पोस्टल वोट्स हैं मे बी अवेलेबल ऑन डिमांड। ओके, जैसे जो लोग बोलेंगे कि हमें पोस्टल बैलेट की फैसिलिटी चाहिए तो उनको उस हिसाब से प्रोवाइड की जाएगी। कोई क्राइटेरिया होगा जिसको फॉलो किया जाएगा। ओके, मतलब ऐसा नहीं है कि जिसने डिमांड की उसी को पोस्टल बैलेट की फैसिलिटी मिल जाएगी। मतलब आपको प्रूफ करना होगा कि आपको पोस्टल बैलेट की फैसिलिटी क्यों चाहिए। आपकी जो इनेबिलिटी है उसको प्रूफ करना होगा, तभी ये फैसिलिटी आपको अवेलेबल होगी।
ओके, ज़्यादातर जितने भी इलेक्टर्स हैं रिक्वायर्ड टू अप्लाई फॉर ए पोस्टल वोट, ऑल्थो सम में रिसीव वन बाय डिफॉल्ट। ओके, कुछ ही को जो है इसका बेनिफिट मिलेगा, सबको नहीं मिलने वाला है। सो इन सम इलेक्शन पोस्टल वोटिंग इज ओनली वोटिंग मेथड अलाउड एंड इज रेफर्ड टू एज ऑल पोस्टल वोटिंग। ओके, तो ये था पोस्टल वोटिंग के बारे में। चलिए नेक्स्ट डिस्कस करते हैं। तो ये जो न्यूज़ है ये है मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन की तरफ से। तो यहाँ पर जो इंडिया पोस्ट है मुंबई में, ओके, सो भारतीय डाक जो मुंबई में है, ओके, मुंबई ब्रांच से, उन्होंने एक स्टैम्प मास्क जो है वो लॉन्च किया है फिलेटली डे में। ओके, फिलेटली डे। ओके, सो फिलेटली डे क्या होता है इसको भी हम डिस्कस करते हैं। तो पहले इंडिया पोस्ट के बारे में थोड़ा सा देख लें कि ये स्टैम्प मास्क है क्या चीज़, इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लें। सो 13 अक्टूबर को जो है फिलेटली डे हम ऑब्जर्व करते हैं, मनाते हैं। सो इंडिया पोस्ट, ओके, उसने एक सेलिब्रेशन शुरुआत की है। अभी नेशनल पोस्टल वीक चल रहा है, ओके, 9 अक्टूबर से स्टार्ट हुआ है। ओके, तो वहाँ पर एक स्टैम्प्ड मास्क जो है इसकी मुहिम छेड़ी गई है। एक मास्क बनाया गया है जिसके ऊपर जो है स्टैम्प्स लगी हुई हैं, पोस्टल स्टैम्प्स होती हैं वो लगाई गई हैं। ओके, सो ये मास्क है, ओके, जिनके ऊपर स्टैम्प्स लगी हैं। सो ये इनिशिएटिव है इंडिया पोस्ट मुंबई का। ओके, एक ड्राइव चलाई गई है कि मास्क का जो है बहुत अहम रोल है अभी, तो इसको जरूर पहनना है जो कोविड की सिचुएशन है इससे निपटने के लिए। ओके, तो ये मास्क जो है, ये जो मास्क कैसे दिखता है मास्क, आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं। तो मास्क के ऊपर बहुत सारी जो है स्टैम्प टिकट्स जो है लगी हुई हैं। ओके, तो इसको जो है जारी किया गया है। तो फिलेटली क्या होता है? ओके, तो फिलेटली इंपॉर्टेंट टर्म है, पूछा जा सकता है एग्जाम में। तो ये एक स्टडी होती है पोस्टेज स्टैम्प्स की, ओके, और पोस्टल हिस्ट्री की। तो जितनी भी स्टडी होती है स्टैम्प्स, पोस्टल स्टैम्प्स के बारे में, उसको हम फिलेटली बोलते हैं। ओके, इसको हम ये भी कह सकते हैं कि जो कलेक्शन होती है, एप्रिसिएशन होती है और रिसर्च एक्टिविटीज होती है स्टैम्प्स के ऊपर, ओके, और जो फिलेटिक प्रोडक्ट्स है, ठीक है, उसको हम फिलेटली बोलते हैं। ओके, तो यहाँ पर जो फिलेटली है उसमें इन्वॉल्व होता है मोर देन जस्ट स्टैम्प कलेक्टिंग और स्टडी ऑफ पोस्टेज। मतलब अकेला ऐसा नहीं है कि सिर्फ जो स्टैम्प्स की कलेक्शन है वही है, इसकी स्टडी, उसको भी हम जो है फिलेटली से नाम से जानते हैं। ओके, तो ये था थोड़ा सा इंफॉर्मेशन इसके बारे में। तो यहाँ पर लास्ट में ये भी बोला गया है जो स्टैम्प्स हैं बीइंग स्टडीड मे बी वेरी रेयर और रिसाइड ओनली इन म्यूजियम्स। बहुत सारी ऐसी स्टैम्प्स भी हैं जो पिछले काफ़ी लंबे समय से बन रही हैं। ओके, जैसे सपोज करो ये पोस्टल सिस्टम, जो स्टैम्प का सिस्टम था, ये 1840 में इंट्रोड्यूस किया गया था। तो कितनी पुरानी है, जो जितनी पुरानी स्टैम्प हो उसको म्यूजियम में जगह दी गई है। ओके, तो इसके ऊपर भी रिसर्च होती है। सो आगे डिस्कस करते हैं। तो ये जो न्यूज़ है ये है मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन की ओर से। तो यहाँ पर बात की गई है कि एमएसपी जो है किसानों को प्रोवाइड किया जा रहा है। अभी जो खरीफ की फसल है, पैडी की, जैसे धान की फसल है, ओके, जैसे दालें हैं, मूंग दाल, उड़द दाल, तो ये फसलें खरीदी जा रही हैं। इसके लिए एमएसपी जो है वो अभी तक जो है 3.57 लाख फार्मर्स को दिया जा चुका है और इसकी जो वैल्यू है एमएसपी वो है 8,032 करोड़ के आसपास। ओके, तो ये जो डाटा है अभी 11/10 की तारीख तक का है। ओके, तो अभी तक जो है इतनी खरीद हो चुकी है। सो 42.55 लाख मिलियन टन, ओके, जो पैडी है वो उसकी खरीद हो चुकी है। तो आप इस टेबल पे देख सकते हो, जैसे पैडी का टेबल है, तो सबसे ज़्यादा जो है जो क्वांटिटी है, ओके, यहाँ पर बात की गई है कि मिलियन टन्स में कितनी प्रोडक्शन जो है खरीदी गई है, उसके बाद एमएसपी कितनी प्रोवाइड की गई है, ओके, और कितने फार्मर्स जो है उनको बेनिफिट पहुंचाया गया है पैडी की फसल में। उसके बाद ये यहाँ पर बात की गई है मूंग और उड़द दाल की। तो यहाँ पर कितनी अमाउंट उन्होंने परचेज की है सरकार ने, कितनी एमएसपी दी है और कितने फार्मर्स को जो है बेनिफिट पहुंचाया गया है। तो ये सारी की सारी फिगर्स जो है इन लाख है। ओके ओके, तो चलिए नेक्स्ट डिस्कस करते हैं। तो ये जो न्यूज़ है ये है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की ओर से। तो यहाँ पर जो हमारे रक्षा मंत्री हैं श्री राजनाथ सिंह जी, इन्होंने देश को 44 जो ब्रिजेस हैं वो समर्पित किए हैं, जो कि बीआरओ के द्वारा बनाए गए हैं। बीआरओ मतलब बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। ओके, सो ये डिफेंस का अदारा है, इसके द्वारा ये सारे ब्रिजेस बनाए गए हैं। ओके, तो ये 7 स्टेट्स के अंदर ये बनाए गए हैं। ओके, 7 स्टेट्स और यूटीज के अंदर। ओके, तो इसी के साथ श्री राजनाथ सिंह जी ने ये फाउंडेशन स्टोन भी रखा है नेचीबू टनल, जो कि अरुणाचल प्रदेश में बनाई जाएगी। ओके, तो पहले डिस्कस करते हैं ब्रिजेस के बारे में। सो 44 ब्रिजेस हैं। ओके, तो ये जो कनेक्टिविटी प्रोवाइड की गई है, ये
जैसे इंडिया का वेस्टर्न, नॉर्दर्न और नॉर्थ ईस्ट सेक्टर है, इसको आपस में जोड़ा जाएगा। ओके, जो आम लोग हैं उनको आवाजाही में सुविधा मिले, इसके साथ साथ ही जो ट्रांसपोर्ट है उसको अच्छी फैसिलिटी मिले आने जाने के लिए, जो लॉजिस्टिक रिक्वायरमेंट्स है वो उसकी पूर्ति के लिए। ओके, और जो आर्म्ड फोर्सेस हैं उनको भी आने जाने में आसानी हो। तो सबसे पहला मोटिव तो यही है ये सारे ब्रिजेस बनाने का कि हमारी आर्म्ड फोर्सेस को जो है आसानी मिले, फिर लोगों को सुविधा मिले, फिर ट्रांसपोर्ट जो लॉजिस्टिक की जो रिक्वायरमेंट है उसका भी आदान प्रदान अच्छे से हो सके। तो उसमें बहुत ही ज़बरदस्त फ़ायदा इंडिया को मिलने वाला है। उसके बाद यहाँ पर बात की गई है कि जो एनुअल बजट है बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन का, ओके, उसको बढ़ाया गया है 3300 करोड़ से जो है 4600 करोड़ कर दिया गया है। 2008 से लेकर 2016 तक का ये डाटा बताया गया है। तो ये इसमें बताया गया है कि एक बहुत बड़ा सब्सटेंशियल राइज देखने को मिला है। ओके, तो अभी 11,000 करोड़ तक इसको बढ़ा दिया गया है 2020-21 के बजट में। तो यहाँ पर यह बात की गई है कि चाहे कोविड-19 की वजह से सिचुएशन बहुत ही बिगड़ी हुई है इकोनॉमी की, फिर भी इसमें जो है फंड देने की कोई कमी नहीं की गई है सरकार के द्वारा। तो यहाँ पर आगे बात की गई है जो है नेचीपू टनल है। ओके, सो ये तवांग जहाँ पर एरिया पड़ता है उसी के रोड के ऊपर जो है उसी एरिया के अकॉर्डिंग जो है रास्ते में टनल बनाई जाएगी जिसको नाम है नेचीपू टनल। सो अरुणाचल प्रदेश में स्थित होगी। इसका जो लंबाई होगी वो 450 मीटर होगी। ओके, बाय लेन टनल होगी ये। ओके, सो वेदर कनेक्टिविटी को भी ध्यान में रखा जाएगा कि आसानी से यहाँ पर सेफ और सिक्योर यात्रा जो है लोगों को प्रोवाइड की जाए। खासतौर पे जो एक्सीडेंट प्रोन एरियाज है वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा सेफ्टी प्रोवाइड की जाए। तो एक बड़ी डेवलपमेंट है। ओके, तो ये अभी 44 ब्रिजेस कहाँ कौन कौन सी स्टेट्स पे यहाँ पर बनाए गए हैं उसके बारे में थोड़ा सा देखते हैं। तो 44 ब्रिजेस में से ये जो लंबाई है 30 मीटर्स मैक्सिमम लंबाई है, 30 मीटर्स मिनिमम लंबाई है और मैक्सिमम जो लंबाई है इनकी वो है 484 मीटर्स। तो इन दोनों के बीच में इनकी लंबाई रहेगी। ओके, सो जो 10 ब्रिजेस है वो JNK में बनाए गए हैं, लद्दाख में 8 बनाए गए हैं, हिमाचल प्रदेश में 2 बनाए गए हैं, पंजाब में 4 बनाए गए हैं। ओके, उत्तराखंड में 8 बनाए गए हैं, अरुणाचल प्रदेश में भी 8 और सिक्किम में भी 4। तो आप देख सकते हैं पूरा का जो नॉर्दर्न, वेस्टर्न और नॉर्थ ईस्टर्न जो फ्रंट है इंडिया का उसको आपस में अच्छी कनेक्टिविटी मिलेगी। तो ये 44 ब्रिजेस जो है देश को समर्पित कर दिए गए हैं। तो चलिए नेक्स्ट डिस्कस करते हैं। तो ये जो न्यूज़ आई है ये है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, मतलब जो हमारा HRD मंत्रालय, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट जो मिनिस्ट्री है, तो वहाँ से ये न्यूज़ आई है। तो हमारे जो यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर है उनका नाम है श्री रमेश पोखरियाल निशंक। ओके, तो वर्चुअली उन्होंने जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब है, ओके, तो उसका जो अभी नया कैंपस बना है, ओके, नई बिल्डिंग्स बनी है, तो उसका जो है इनॉग्रेशन किया है। सो बठिंडा में ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब बनाई गई है। तो सन 2009 में ये यूनिवर्सिटीज अलॉट हुई थी। ओके, और भी काफ़ी जगह पर बनाई गई हैं, तो इसको भी हम थोड़ा जिक्र करेंगे, तो थोड़ा सा देख लेते हैं। तो पंजाब में ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब बठिंडा में बनाई गई है। ओके, तो जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब सेंट्रली जो है बठिंडा में लोकेटेड है। इसके अलावा जो है इसको एस्टेब्लिश किया गया है, यह है एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के जरिए। ओके, द सेंट्रल यूनिवर्सिटीज एक्ट 2009 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ओके, सो इसका जो टेरिटोरियल जुरिडिक्शन होगा सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब का, ये स्टेट गवर्नमेंट है पंजाब उसके द्वारा किया जाएगा। उसके अलावा यहाँ पर और बात, एक इंपॉर्टेंट बात की गई है, जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब है, ओके, सो हैज़ बीन रैंक्ड एज नंबर 1, ओके, अमंगस्ट न्यूली एस्टेब्लिश सेंट्रल यूनिवर्सिटीज इन इंडिया। इसके साथ साथ और भी जो अलग अलग स्टेट्स में सेंट्रल यूनिवर्सिटीज अलॉट हुई थी जो कि नई बनाई जाएंगी, तो उनमें से सबसे पहला रैंक जो है इसको प्रोवाइड किया गया है। ओके, तो यहाँ पर कोशिश की जाएगी कि जो आने वाले समय में अच्छी जो रैंकिंग यहाँ पर और बढ़ोतरी जो है देखने को मिले। तो जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज बिल था 2009 में, ओके, तो उसमें यही बात की गई थी कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी बनाई जाएगी हर एक स्टेट में। मोस्टली यहाँ पर जब बनाई जाएगी, यहाँ पर नाम लिया गया है बिहार का, गुजरात का, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, झारखंड, कर्नाटका, केरला, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान और तमिलनाडु। तो इन स्टेट्स में अभी अलॉट कर दी गई है। ओके, तो अभी इनका काफ़ी स्टेट्स में जो है अभी कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। तो इसके अलावा भी कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं जिनको नाम कन्वर्ट किया है सरकार ने, जिनको सेंट्रल यूनिवर्सिटी में तब्दील कर दिया है, तो उसको थोड़ा सा देखते हैं। तो जो गुरु घासीदास विश्वविद्यालय है छत्तीसगढ़ में, ओके, सो हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय है सागर मध्य प्रदेश में, और हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल यूनिवर्सिटी है उत्तराखंड में, इनको सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में कन्वर्ट कर दिया गया है। तो चलिए नेक्स्ट डिस्कस करते हैं।
सो जो ये न्यूज़ है ये है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की तरफ से। तो फाइनेंस में यहाँ पर जो इंडिया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है उसने एक लोन एग्रीमेंट साइन किया गया है $300 मिलियन का एशियन डेवलपमेंट बैंक के साथ। ओके, तो ये जो लोन एग्रीमेंट साइन हुआ है ये स्पेशली राजस्थान के जो सेकेंडरी टाउन्स हैं वहाँ पर डेवलपमेंट के पर्पस के लिए लोन एग्रीमेंट साइन किया गया है। तो ये जो एशियन डेवलपमेंट बैंक है, ओके, पिछले काफ़ी लंबे समय से जो है इसके साथ डीलिंग चल रही है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की। तो यहाँ पर एक्सक्लूसिवली जो सस्टेनेबल वाटर सप्लाई है और जो सैनिटेशन इंफ्रास्ट्रक्चर है राजस्थान के कुछ सेकेंडरी टाउन्स में उसको अच्छा करने के लिए जो है ये लोन लिया गया है। तो 14 सेकेंडरी टाउन्स हैं राजस्थान के जहाँ पर ये पैसा लगाया जाएगा और बेसिकली वाटर सप्लाई सिस्टम और सैनिटेशन सिस्टम को यहाँ पर ठीक किया जाएगा। तो यहाँ पर एक्सपेक्टेशन यही लगाई जा रही है कि 2027 तक इसको हम इम्प्रूव करेंगे जिससे कि 5,70,000 से ज़्यादा लोगों को बेनिफिट मिलेगा। ओके, और सिटी वाइड सैनिटेशन सिस्टम जो है ये बेनिफिट करेगा अबाउट 7,20,000 लोगों को एटलीस्ट 14 सेकेंडरी टाउन्स में। सो एडीबी जो है वो भी कमिटेड है कि जो इंक्लूसिव रेजिलेंट सस्टेनेबल एशिया और पैसिफिक बने, तो उसके लिए जो भी कंट्री उससे लोन मांगती है तो वो पीछे नहीं हटता, वो भी सर्विस प्रोवाइड करने के लिए आगे आ जाता है और कोशिश करता है कि पॉवर्टी को ज़्यादा से ज़्यादा और जल्दी से जल्दी ख़त्म किया जाए। तो ये जो एडीबी है 1966 में इस्टेब्लिश हुआ था, इसके जो है 68 मेंबर्स हैं। ओके, सो इसके अलावा यहाँ पर सेकेंडरी सिटी की बात की गई है। सेकेंडरी सिटी हमेशा हम उसको बोलते हैं जो प्राइमरी सिटी है उसके आसपास का जो एरिया होता है। ओके, मतलब जहाँ पर प्राइमरी सिटी के बाद ज़्यादा डिपेंडेंस चलती है किसी भी एरिया की। तो यहाँ पर जो आबादी रहती है वो 5 लाख से लेकर 3 मिलियन जो है आबादी रहती है सेकेंडरी सिटी की भी। तो इसकी एग्जांपल के तौर पे जैसे चंडीगढ़ के साथ न्यू चंडीगढ़ डेवलप हो रहा है, मुंबई के साथ नवी मुंबई है। ओके, इसी तरह से जो प्राइमरी सिटी है उसके साथ सेकेंडरी सिटी को हम साथ में लेकर चलेंगे। सो जो दूसरी न्यूज़ है ये भी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस से रिलेटेड है। यहाँ पर ये बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। सो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस जो है 73,000 करोड़ रुपीज़ ये जो है लोगों के हाथ में पकड़ाएगी। ओके, सो इसको जो है एक तरह का स्टिमुलेट पैकेज जो कहा जा रहा है जिससे कि आने वाले समय में क्या होगा, कंज्यूमर स्पेंडिंग बढ़ेगी। जो जैसे जिसके पास पैसा आ गया, सो ऐसा नहीं कि सीधे लोगों के हाथ में पैसा चला जाएगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं, ठीक है, उनको किसी फैसिलिटीज़ के थ्रू किसी स्कीम के थ्रू पैसा दिया जाएगा। ओके, उन्हीं की जो है कारगुजारी उसको मद्देनजर रखते हुए। ओके, जैसे पहले क्या होता था, पहले पे कमीशन लगते थे, तो अभी पे कमीशन के अलावा ये स्कीम के थ्रू पैसा दिया जाएगा। ओके, सो वो पैसा जो है एम्प्लॉयज़ आगे खर्च करेंगे, कंडीशंस रखी जाएंगी कि उनको आपने खर्च करना ही करना है। ओके, सो अगर वो खर्च करेंगे पैसा तो क्या होगा, स्पेंडिंग। ओके, कंज्यूमर स्पेंडिंग बढ़ेगी। तो कंज्यूमर स्पेंडिंग अगर बढ़ती है, मार्केट में पैसा बेचेगा गवर्नमेंट एम्प्लॉय, खर्चा करेगा, तो डिमांड जो है वो बढ़ेगी। अगर डिमांड बढ़ेगी तो सप्लाई चेन चलनी जो है शुरू हो जाएगी। तो इससे क्या होगा, इकोनॉमी वापस पटरी पर आ सकती है। तो ये एक कंसेप्ट होता है ऐसी स्कीम्स को प्रोवाइड करने के लिए। तो कंज्यूमर स्पेंडिंग के लिए स्कीम है, स्कीम का नाम है लीव ट्रैवल कंसेशन, शॉर्ट फॉर्म में LTC, सो कैश वाउचर स्कीम। ओके, सो सेंट्रल गवर्नमेंट की जो एम्प्लॉयज़ हैं उन्हीं को ये स्कीम का फ़ायदा मिलेगा सबसे पहली बात। ओके, तो 4 साल के कार्यकाल के अंदर जो भी वो सफ़र करेंगे एयर या रेल के ऊपर, जो भी किराया होगा, ओके, या पर पे जो भी उनका जो एंटाइटलमेंट होगा, इसके अलावा जो लीव एनचैसमेंट है, ओके, लीव इनकैशमेंट है 10 डेज की, ठीक है, जो DA वगैरह है वो भी उनको मिलेगा। ओके, सो उसके आगे यहाँ पर बात की गई है कि गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है कि कैश पेमेंट करेगी वो। ओके, LTC के जरिए जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं उनको। तो यहाँ पर क्या होगा, फुल पेमेंट होगी लीव एनकेशमेंट के ऊपर। जो पेमेंट ऑफ फेयर है, जो आपने कहीं पर गए हैं, ओके, तो आपने कोई किराया खर्चा है तो उसकी भी जो है भरपाई सरकार करेगी। ओके, सो फेयर जो पेमेंट है उसको भी जो है टैक्स फ्री कर दिया जाएगा। ओके, लेकिन यहाँ पर कंडीशंस हैं कि 31 मार्च 2021 से पहले जो गवर्नमेंट एम्प्लॉई है, ओके, उसको जो है गुड्स और सर्विसेज जो है जरूर बाय करनी है 3 गुना जितना भी उसका किराया होगा। ओके, और 1 गुना जितने भी उसकी छुट्टियां के पैसे बनते हैं उसके हिसाब से। तो ये था थोड़ा सा LTC स्कीम के बारे में। आगे डिस्कस करते हैं। सो आगे बात करते हैं कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं, ओके, वो भी इस स्कीम को ऑप्ट कर सकते हैं। इसके अलावा जो यहाँ पर कॉस्ट लगेगी वो है 5,675 करोड़ रुपया सरकार के द्वारा जो दिया जाएगा। उसके बाद जो पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स हैं,
ठीक है, वो भी इस फैसिलिटी को अलाउ कर सकते हैं। ओके, और जो इनका जो एस्टिमेट कॉस्ट है वो 1900 करोड़ रखा गया है। ओके, जो टैक्स कंसेशन है वो भी अलाउ किया जाएगा स्टेट गवर्नमेंट को, प्राइवेट सेक्टर को। ओके, सो जो एम्प्लॉयज़ हैं जिनको करंटली जो LTC मिल रहा है, ओके, तो उनको भी कुछ गाइडलाइंस जो है वो फॉलो करके चलना है जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने प्रोवाइड की हैं। ओके, इससे जो क्या होगा, डिमांड इन्फ्यूजन होगा इकोनॉमी में। ओके, सो जो सेंट्रल PSC PSB एम्प्लॉयज़ हैं, ठीक है, तो एस्टिमेटेड ये है कि उनको 19,000 करोड़ तक जो है इसकी डिमांड जो है डेवलप हो सकती है। सो जो डिमांड इन्फ्यूजन बाय स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं वो 9,000 करोड़ का एस्टिमेशन लगाया गया है। ओके, इट इज़ एक्सपेक्टेड दैट इट विल जनरेट एडिशनल कंज्यूमर डिमांड ऑफ रुपीज़ 28,000 करोड़। सो देखो, अगर ऐसा सरकार पैसा देगी तो डिमांड कैसे बूम हो सकता है डिमांड में, तो आप इसका अंदाज़ा लगा सकते हो। ओके, तो इसके बाद जो दूसरी स्कीम है उसके बारे में जिक्र करते हैं, तो स्पेशल फेस्टिवल एडवांस स्कीम। तो ये जो स्कीम है ये नॉन गैजेटेड और गैजेटेड एम्प्लॉयज़ दोनों के लिए स्कीम है। ओके, सो एक बार जो है स्टिमुलर डिमांड में एक बढ़ोतरी आई, उसके लिए जो है ये स्कीम लाई गई है सरकार के द्वारा। तो इससे क्या होगा, जो सेंट्रल गवर्नमेंट के जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं, ओके, उनको एक इंटरेस्ट फ्री एडवांस दिया जाएगा, सैलरी में एडवांस दिया जाएगा 10,000 रुपये का, जो कि उन्होंने खर्च करना है 2021 से पहले। ओके, सो ये फेस्टिवल के ऊपर जो है ये स्कीम, जैसे दिवाली दशहरा आ रहा है तो उसके ऊपर ये स्कीम निकाली गई है। तो ये जो 10,000 रुपया दिए जाएंगे तो वापस रिकवर भी करेगी सरकार मैक्सिमम 10 इंस्टॉलमेंट्स के जरिए। ओके, तो यहाँ पर जो है एक प्री लोडेड रुपए कार्ड जो है एडवांस वैल्यू का प्रोवाइड किया जाएगा एम्प्लॉयज़ को कि आपको इससे पैसा खर्चना है। ओके, तो वन टाइम जो यहाँ पर खर्चा आएगा सरकार का वो है 4,000 करोड़। ओके, सो SFAS जो स्टेट गवर्नमेंट्स प्रोवाइड करेंगी। ओके, सो इससे जो खर्चा माना जा रहा है, ओके, और जो आगे डेवलपमेंट होगी वो 8,000 करोड़ की यहाँ पर एक्सपेक्ट की जा रही है। उसके बाद में जो दूसरा यहाँ पर बात की गई होगा कैपिटल एक्सपेंडिचर। सो कैपिटल एक्सपेंडिचर मतलब जो सरकार खर्चा करेगी, ठीक है, तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट पैसे दे रही है स्टेट्स को, तो वैसे भी स्टेट्स जो है रो रहे हैं क्योंकि उनको उनका GST कंपनसेशन नहीं मिल रहा, तो ये अलग से स्कीम के थ्रू उनको पैसे प्रोवाइड किए जा रहे हैं। तो यहाँ पर बात की गई है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो एक स्पेशल इंटरेस्ट फ्री 50 ईयर लोन जो है स्टेट्स को देगी। इसकी जो अमाउंट है वो है 12,000 करोड़। ओके, सो कि आप ये खर्चा करो अपनी स्टेट्स में। तो खर्चा करेंगे तो क्या होगा, डिमांड बढ़ेगी सप्लाई बढ़ेगी, तो सप्लाई चेन डिमांड चेन जब दोनों इक्विलिब्रियम में जाएंगे तो हम कहेंगे कि इन्फ्लेशन जो है कंट्रोल में है और इकोनॉमी अच्छे से रन करनी शुरू हो गई है। तो इसलिए पैसा स्टेट्स को पकड़ाया जाएगा। तो कैसे, इसको 3 तरीके से बांटा गया है स्कीम को। पार्ट वन में यहाँ पर 200 करोड़ रुपया जो है हर एक नॉर्थ ईस्ट जो स्टेट्स हैं उनको प्रोवाइड किया जाएगा। टोटल ये 1600 करोड़ बन जाता है। 450 करोड़ रुपया ईच उत्तराखंड हिमाचल प्रदेश को दिया जाएगा। ओके, ये 900 करोड़ रुपया टोटल हो गया। और इसके अलावा जो पार्ट 2 है स्कीम का, तो उसमें जो है 7500 करोड़ जो है जो बाकी के स्टेट्स हैं उनमें बांटा जाएगा। ये जो है 15 फाइनेंस कमीशन का डेवोल्यूशन भी है इसके। ओके, ये उनके द्वारा भी ये जो स्टेटमेंट दी गई कि ऐसा पैसा आप प्रोवाइड करें। जो फाइनेंस मिनिस्टर उन्होंने बोला है कि जो पार्ट 1 और पार्ट 2 है, ओके, ये इंटरेस्ट फ्री लोन्स हैं जो स्टेट्स को दिए जाएंगे और इनको भी 31 मार्च 2021 से पहले इनको खर्चा करना है। ओके, सो पहले 50% दिए जाएंगे, बाकी के 50% जो है जब पहले के 50% यूटिलाइज हो जाएंगे तब दिए जाएंगे। ओके, तो जो अनयूटिलाइज जो फंड्स हैं दोबारा से जो है सेंट्रल गवर्नमेंट ही रीलोकेट करेगी, उसको स्टेट गवर्नमेंट दोबारा से रीयूटिलाइज नहीं कर सकती है। सो जो तीसरा पॉइंट है वहां पर बात की गई है कि 12,000 करोड़ इंटरेस्ट फ्री लोन स्टेट्स को दिया जाएगा। ओके, 2,000 करोड़ उन स्टेट्स को दिया जाएगा जिन्होंने जो अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने आत्मनिर्भर भारत पैकेज अनाउंस किया था उसके तहत कम से कम 4 में से 3 को जो है फुलफिल किया है। ओके, सो ये 2,000 करोड़ जो है ये जो बोरोइंग्स है सीलिंग्स है उनको कवर करेगा। ओके, ये भी कुछ फीचर्स हैं स्कीम के। यहाँ पर जो स्टेट गवर्नमेंट्स के जो प्रोजेक्ट चल रहे हैं, कैपिटल प्रोजेक्ट्स, जैसे कोई जहाँ पर सीवरेज का काम चल रहा है, कहीं पर नालियों का काम चल रहा है, ओके, गलियों का काम चल रहा है, तो वहाँ पर जो ऑन गोइंग प्रोजेक्ट्स है वहाँ पर ये पैसा लगाया जाएगा। तो ये भी यहाँ पर टारगेट है कि 31 मार्च 2021 से पहले ये खर्चा करना है। ओके, सो ये फंड जो है इसके ऊपर भी जो सीलिंग जो है स्टेट्स को दी जाएगी। ओके, सो जो बुलेट रीपेमेंट है 50 साल के बाद जो करनी है। ओके, लेकिन कोई भी सर्विस जो है नहीं प्रोवाइड की जाएगी, नहीं चाहिए 50 साल के इस टाइम ड्यूरेशन में। ओके, सो 50 साल के लिए ये समा दिया गया स्टेट्स को कि आप ये पैसा लो, इंटरेस्ट फ्री लोन लो, उसको यूटिलाइज करो, लगाओ, डिमांड डेवलप करो और इकोनॉमी को बूस्ट करने में मदद करो। सो इसके अलावा है इन्हांस्ड बजट प्रोविजंस।
तो इसमें क्या है, एडिशनल बजट सपोर्ट 25,000 करोड़ की प्रोवाइड की जाएगी। ओके, इन एडिशन जो है 4 लाख करोड़ के आसपास जो है यूनियन बजट में यहाँ इसकी बात की गई थी। ओके, सो कैपिटल एक्सपेंडिचर जो किया जाएगा रोड्स के ऊपर, डिफेंस के ऊपर, वाटर सप्लाई, अर्बन डेवलपमेंट, डोमेस्टिकली प्रोड्यूस कैपिटल इक्विपमेंट के ऊपर। इसके अलावा जो बात की गई, इनको रिकॉल भी किया गया था कि जैसे 1.70 लाख करोड़ जो है अंदर प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज के तहत दिया जाएगा, जो कि 26 मार्च 2020 को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अनाउंस किया था। इसके अलावा आत्मनिर्भर भारत पैकेज अनाउंस किया था। ओके, स्पेशल इकोनॉमिक एंड कॉम्प्रिहेंसिव पैकेज अनाउंस किया था, जिसमें 20 लाख करोड़ जो है वो देने की बात की थी, जो कि इंडिया की GDP का 10% बनता है। ओके, सो यहाँ पर आत्मनिर्भर भारत के 5 पिलर्स की बात की गई, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो ये 5 पिलर्स कौन कौन से हैं? इकोनॉमी, इंफ्रास्ट्रक्चर, सिस्टम, वाइब्रेंट डेमोग्राफी एंड डिमांड। ओके, सो डेमोग्राफी जो हमारे लोग हैं, उनका जो विचरण है। ओके, सो आगे डिस्कस करते हैं। तो ये जो न्यूज़ है ये है मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग की ओर से। तो यहाँ पर जो राष्ट्रीय कामधेनु आयोग है, उन्होंने एक नई कैंपेन शुरू की है जिसका नाम है कामधेनु दीपावली अभियान। ओके, तो इसमें ये क्या करेंगे, प्रमोट करेंगे जो कौ डंग से, ठीक है, जो गोबर है उससे जो बने हुए प्रोडक्ट्स हैं जो कि दिवाली में यूज़ किए जाएंगे। ओके, तो ये कैंपेन जो है इसको ये एनकरेज हुआ है। रिसेंटली अभी गौ माया गणेशा कैंपेन हुआ था, जहाँ पर ये बात की गई थी कि इको फ्रेंडली मटेरियल को यूज़ करके हमने गणेशा जी के जो आइडल है, मूर्तियाँ, वो बनानी है। तो उसी से इसको एनकरेज किया गया है। तो राष्ट्रीय कामधेनु आयोग, ठीक है, इसने नेशन वाइड कैंपेन शुरू किया गया है। तो इससे क्या क्या बन सकता है, तो यहाँ कौ डंग्स की इसका इस्तेमाल करके दिए बना सकते हैं, ठीक है, मोमबत्तियाँ बन सकती हैं, धूप, अगरबत्ती, शुभ लाभ, स्वास्थ्य, समरानी, हार्डबोर्ड, वॉल पीस, पेपर वेट, तो हवन सामग्री। तो इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें जो है कौ डंग से बनाई जा सकती हैं। तो अगर लिव स्टॉक की बात करें, तो जो इंडिया की जो लिव स्टॉक इकोनॉमी है, ठीक है, जहाँ पर पशुपालन की हम बात करें, तो 73 मिलियन हाउस होल्ड जो है उनके पास लिव स्टॉक जो है मौजूद है, खासतौर पे जो रूरल एरियाज है वहाँ पर। तो ये कंट्री का जो है लार्जेस्ट, हमारा जो देश है लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मिल्क भी है। ओके, जो एवरेज मिल्क यील्ड है इंडिया का 50% ज़्यादा है पूरे वर्ल्ड एवरेज के हिसाब से, अगर हम अंदाज़ा लगाएं तो अभी जो है लो प्रोडक्टिविटी हो रही है, उसका रीज़न यही है कि जेनेटिक स्टॉक हमारा ख़राब हो रहा है। ओके, न्यूट्रिशन अच्छी नहीं हम पशुओं को दे पा रहे हैं और अनसाइंटिफिक मैनेजमेंट कर रहे हैं। तो जैसे फॉर एग्जांपल मैं बात करूं, जैसे टीके लगाकर जो है गऊ का दूध निकाला जाता है, तो ये सब गलत है। ओके, एक गऊ जो है फ्रीली घूमना चाहती है, फ्रीली अपने अकॉर्डिंग जो है घास चरती है, उसके सामने आप ऐसे घास डाल दोगे तो वो सही मन से नहीं खाएगी। ओके, तो दूध की क्वालिटी भी फिर वैसे ही होगी। सो नेक्स्ट जो न्यूज़ है ये है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर से। तो यहाँ पर बात की गई है कि टेलीमेडिसिन सर्विस यहाँ पर चलाई गई थी मिनिस्ट्री के द्वारा, जिसका नाम है ई संजीवनी। ओके, तो उन्होंने अभी 5 लाख जो टेली कंसल्टेंट्स जो हैं वो पूरे कर लिए हैं। ओके, तो 216 ऑनलाइन ओपीडीज बनाई गई थी। तो यहाँ पर ई संजीवनी जो ये इनिशिएटिव लिया गया था, तो वहाँ पर स्पेशली 26 स्टेट्स में जो था अभी प्रेजेंटली ई संजीवनी काम कर रही है। या इसके 2 वेरिएंट्स हैं, एक है डॉक्टर टू डॉक्टर जिसका नाम है ई संजीवनी ABHWC, एक है पेशेंट टू डॉक्टर ई संजीवनी OPD। मतलब कि आप डायरेक्टली जो है बाय टेलीफोनिकली जो है आप बात कर सकते हैं डॉक्टर टू डॉक्टर और पेशेंट टू डॉक्टर, जिस तरह से भी आप इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं, तो इससे आपका टाइम बचेगा, आपको फिजिकली विजिट करने की जरूरत नहीं है हॉस्पिटल में। तो ई संजीवनी ये जो था HWBC ये लॉन्च किया गया था मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के द्वारा नवंबर 2019 में। ओके, तो वहाँ पर 1,55,000 हेल्थ और वेलनेस सेंटर जो थे वो खोले गए थे। ओके, तो जो इंडिया का आयुष्मान भारत स्कीम था, ठीक है, तो उसके अंडर ये स्कीम जो थी खोली गई थी। ओके, तो एक हब एंड स्पोक मॉडल जो है प्रोवाइड किया गया है ई संजीवनी के थ्रू। ओके, सो ये कोशिश की जा रही है कि हब एंड स्पोक मॉडल और जो है डेवलप हो 2022 तक। सो ई संजीवनी ABHWC ये अभी फंक्शनल है अराउंड 4,000 हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर में, और आने वाले समय में और भी जो है तादाद बढ़ेगी, जो कि एक अच्छी इनिशिएटिव है, अच्छा इनिशिएटिव है हेल्थ मिनिस्ट्री के द्वारा। तो ये जो न्यूज़ है ये है मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के द्वारा। रिसेंटली ये मिनिस्ट्री फॉर्म हुई थी, मिनिस्ट्री ऑफ ड्रिंकिंग वाटर और एक और मिनिस्ट्री थी जिसको मर्ज करके मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति बनाया गया है। तो अभी जल जीवन मिशन चल रहा है, तो हरियाणा गवर्नमेंट ने एक जो है चलती फिरती वैन, ठीक है, वो उसका एक इनिशिएटिव लिया है, ठीक है, जो कि घर घर जाएगी, या कह सकते हैं कि हर एक रूरल एरियाज में घूमेगी, वहाँ के पानी के सैंपल लेगी, टेस्ट करेगी और रिपोर्ट बनाएगी कि पानी पीने लायक है या नहीं है, और लोगों को उस हिसाब से फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करने में मदद करेगी।
तो हमारा जल जीवन मिशन है, इस मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति का मिशन है। इसका मतलब ये है कि टैप वाटर सप्लाई, टूटी वाला जो पानी है उसकी सप्लाई जो है 2024 तक हम हर एक घर में, हर एक रूरल घर में जो है वो प्रोवाइड कर सकें। सो पानी का कौन कौन सा कंटेंट ये चेक करेंगे, तो यहाँ पर ये बात की गई है जैसे जो अलग अलग क्वालिटी पैरामीटर्स हैं, जैसे पीएच स्केल है, अल्कनिटी है, टीडीएस है, ओके, हार्डनेस है, रेजिडुअल क्लोरीन है, जिंक है, नाइट्रेट है, फ्लोरिड है, टर्बिडिटी है, माइक्रोबायोलॉजिकल टेस्ट है। ये सारे सैंपल जो है पानी के लिए जाएंगे पानी की क्वालिटी को टेस्ट करने के लिए। तो इसमें से कहीं से भी यूपीएससी क्वेश्चन उठा के पूछ सकता है, ठीक है। इनमें से कौन सा पैरामीटर नहीं है पानी की टेस्टिंग करने के लिए। तो जो वैन चलाई गई है ये इसमें लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज प्रोवाइड की गई हैं, जीपीएस एनेबल्ड है, ओके, और सैंपल डाटा कलेक्शन करती है गांव गांव जाकर। इसके अलावा जो बात की गई है, जो नेक्स्ट है उसको हम डिस्कस करते हैं। सो ये जो न्यूज़ है ये है मिनिस्ट्री ऑफ पावर की तरफ से। तो रिसेंटली कल क्या हुआ था, मुंबई का जो स्टेट ग्रिड था, ओके, उसमें ब्रेकडाउन हो गया, फेल हो गया, जिसकी वजह से क्या हुआ, पूरे मुंबई की लाइट चली गई, ओके। तो ये यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैं जिनका नाम है यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर पावर और मिनिस्ट्री ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी, ओके। तो इनका नाम है श्री आर.के. सिंह, ओके। तो उन्होंने बोला है कि जो नेशनल ग्रिड है उसको कोई भी हानि नहीं पहुंची है, जो फेलियर हुआ वो स्टेट ग्रिड में हुआ तो उसको भी अभी ठीक कर लिया जाएगा जल्दी से जल्दी। तो यहाँ पर बात की गई है कि मोस्टली जितना पावर वो जितनी जल्दी वो उसको सही कर सकते थे वहाँ पर काम चल रहा है। अभी भी 10% काम बाकी है, हालांकि कुछ ही देर बाद वो लाइट वापस आ गई थी, ठीक है, रिपेयर के काम की वजह से। सो नेशनल ग्रिड्स क्या होती हैं? नेशनल ग्रिड एक हाई वोल्टेज इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन नेटवर्क है जो इंडिया में मेंटेन होता है, जो कि पावर स्टेशन को आपस में कनेक्ट करता है, मेजर सब स्टेशन को आपस में कनेक्ट करता है, और ये इंश्योर करता है इलेक्ट्रिसिटी जो जनरेट हो रही है कहीं पर भी उसकी सप्लाई जो है जहां पर डिमांड है वहां तक पहुंचाया जा सके। तो इसको जो ऑन करता है, जो ऑपरेट करता है, मेंटेन करता है, वो स्टेट ऑन्ड पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, ओके। तो ये इंपॉर्टेंट है, ओके। तो अभी जो इंडिया का है वन ऑफ द लार्जेस्ट ऑपरेशनल सिंक्रोनस ग्रिड है वर्ल्ड में, ओके, 371 गीगावाट में, ओके। तो ये आप इंडिया का मैप देख सकते हो, कितने नेशनल ग्रिड है हमारे, ओके, नॉर्दर्न, वेस्टर्न, साउदर्न, ईस्टर्न एंड नॉर्थ ईस्टर्न, ओके। तो ये 5 ग्रिड्स हैं नेशनल ग्रिड जो हमारे, जो कि पावर ट्रांसमिट करते हैं। तो ये जो न्यूज़ है मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट की ओर से है। तो गरीब कल्याण रोजगार अभियान सरकार के द्वारा चलाया गया था कि एम्प्लॉयमेंट को बूस्ट मिले, ताकि कि जो लिवलीहुड अपॉर्चुनिटीज उनको दोबारा से जो है रीडेवलप किया जाए, खासतौर पे जो माइग्रेंट वर्कर्स थे, ओके, जो अपने घरों की ओर लौट गए थे, ठीक है। तो अभी वो घरों के आसपास उनको कोई काम प्रोवाइड किया जाए, ओके, रूरल एरियाज के अंदर, ओके। खासतौर पे जो कोविड-19 से सिचुएशन से जो अफेक्टेड एरियाज है वहां पर ज्यादा से ज्यादा तादाद में जो है एम्प्लॉयमेंट क्रिएट की जाए, ओके। सो 6 स्टेट्स की यहाँ पर बात की गई है। सो इस अभियान से कोशिश की जाएगी कि 116 जो डिस्ट्रिक्ट हैं इन 20 स्टेट्स के यहाँ पर जो है एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड की जाए। तो अभी तक जो है 31,577 करोड़ गवर्नमेंट की तरफ से जो है लगा दिए गए हैं इस अभियान में। तो किस तरह से यहाँ पर काम मिलता है? सो जैसे फॉर एग्जांपल स्ट्रक्चर बनाए जा रहे हैं, जैसे फॉर एग्जांपल 1,32,000 के आसपास वाटर कंजर्वेशन स्ट्रक्चर बनाए गए हैं, ओके। फिर रूरल हाउसेस बनाए गए हैं, कैटल शेड बनाए गए हैं, फार्म पॉन्ड्स बनाए गए हैं, कम्युनिटी सैनिटरी कॉम्प्लेक्स बनाए गए। तो इन सभी के लिए जो है जो एम्प्लॉयमेंट है इन्हीं लोगों को दी जा रही है, ओके। सो 7,340 जो वर्क्स जो है अभी जो है डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड्स, क्योंकि यहाँ पर भी जो है काम प्रोवाइड किया जा रहा है, ग्राम पंचायत में भी काम प्रोवाइड किया जा रहा है, इंटरनेट कनेक्टिविटी जहाँ पर है वहाँ पर भी काम प्रोवाइड किया जा रहा है, जो सॉलिड एंड लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट है वहाँ पर भी जो है काम हो रहा है। तो इस तरह से जो है अलग अलग जगह पर जो है काम प्रोवाइड किया जा रहा है गरीब कल्याण रोजगार अभियान के थ्रू, ओके। तो मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के अंदर ये स्कीम आती है। सो आगे जो नाम है वो है मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। वहाँ से खबर है एक स्टिप 2020 मीट करवाई गई है उत्तराखंड गवर्नमेंट की तरफ से, जिसका नाम है साइंस टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन पॉलिसी 2020, ओके। तो इसमें क्या होता है, जो इंडिजीनियस और ट्रेडिशनल टेक्नोलॉजीज है उनको प्रमोट किया जाता है, ओके। तो अपना जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, भारतीय विज्ञान जो है उसको आगे यहाँ पर डेवलप करने की बात की गई है। उसके बाद जो न्यूज़ है वो है नीति आयोग से। सो नीति आयोग ने अनाउंस किया है कि गवर्निंग स्ट्रक्चर जो है इंडिया का, इंडिया एनर्जी मॉडलिंग फोरम, उसको जो है बना दिया गया है, अनाउंस कर दिया गया है, ओके। गवर्निंग स्ट्रक्चर मतलब कि जो फॉरम है इंडिया एनर्जी मॉडलिंग फोरम, IEMF,
तो इसके अंदर कौन कौन सी बॉडी होगी, कौन कौन से लोग काम करेंगे, कौन कौन सी पोस्ट होंगी, तो इसको बोलते हैं हम गवर्निंग स्ट्रक्चर। तो यहाँ पर बात की गई है, ये जॉइंटली लॉन्च किया गया था IEMF, नीति आयोग और यूनाइटेड स्टेट्स एजेंसी इंटरनेशनल डेवलपमेंट, इन दोनों की ओर से। ओके, तो इससे इसका जो मेन स्ट्रेटेजिक जो पार्टनरशिप है यूएस इंडिया की, इसको बढ़ावा मिलेगा। और इसका मकसद ये है IEMF का कि जो इंडियन रिसर्चर्स हैं, जो नॉलेज पार्टनर्स हैं, जो थिंक टैंक्स हैं, ओके, जो दोनों देशों की इंटरनेशनल गवर्नमेंट एजेंसी से आपस में तालमेल मिला के काम करें, अच्छा रिसर्च करें और ग्रोथ की ओर जो है बढ़ें। जो लास्ट न्यूज़ है यहाँ पर वह है मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स से। सो ट्राइफेड जो है ये मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स के अंडर आता है। तो यहाँ पर जो है एक कोलैबोरेशन की गई है छत्तीसगढ़ के जो माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस फेडरेशन है, ओके, और IIT कानपुर जो है, ये दोनों मिलकर जो है लॉन्च करेंगी टेक फॉर ट्राइबल इनिशिएटिव्स। सो टेक फॉर ट्राइबल इनिशिएटिव्स क्वेश्चन आ सकता है कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर होगा, तो जैसी बात है ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्ट्री के अंदर होगा। तो इसमें जो ट्राइबल लोग हैं उनके अंदर जो है एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट की जाएगी, सॉफ्ट स्किल्स डेवलप किए जाएंगे, IT बिजनेस डेवलपमेंट। सो जो सेल्फ हेल्प ग्रुप हैं, ठीक है, सो उनको जो है प्रमोशन दी जाएगी टेक्नोलॉजी में, ओके, थ्रू वन धन केंद्र। तो इस भारत सरकार ने ये केंद्र बनाए हुए हैं जहाँ पर इनको शिक्षा दी जाएगी। इसमें बहुत बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन जो है यहाँ पर काम करेंगे। तो ये था आज का PIB एनालिसिस। आई होप आपको समझ आया होगा। अगर समझ आया है तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा इस इन्फॉर्मेशन को आप आगे तक पहुंचाएं। जितने भी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर मैंने डिस्कस की है सारी की सारी IAS UPSC पॉइंट ऑफ व्यू के रिलेटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओके, सो ब्रीफली मैंने नोट्स बनाने की कोशिश की है। ओके, सो जैसा भी आपको लेक्चर लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। जहाँ पर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में बताएं। सो बहुत बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद।